एनसीईआरटी में। अब मैं 6वीं क्लास का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 6ठी क्लास में जब बच्चा सबसे वल्नरेबल है, 12 साल का बच्चा, उसके माइंड में क्या इमेज फीड की जा रही है, ये मैं 6ठी क्लास की जो बुक है हमारे अतीत, उसका पेज नंबर 55 कोट कर रहा हूँ। कास्ट सिस्टम जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है कि ये देश ऐसा है जिसमें कास्ट सिस्टम है, इतना गंदा सिस्टम है कि विभाजन करते हैं सोसाइटी का। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर मैं अपने विचारों पे आता हूँ। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो इन 3 सेंटेंसेस में 6ठी क्लास के बच्चे को, जो 12-13 वर्ष का है, ये बताया जा रहा है कि तुम ऐसी एक ट्रेडिशन को बिलोंग करते हो जिनमें समाज को काटा जाता था, डिवाइड किया जाता था। शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया उनको कुचलने के लिए। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया और उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। डिस्क्रिमिनेशन। एक तो आपने पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसके 2 हिस्से कर दिए कि एक, अब आजकल शूद्रों को और मॉडिफाई कर दिया गया है कि एससी हैं, एसटी हैं, अनटचेबल्स हैं, दलित हैं, बहुत सारे लेबल लगा दिए। और दूसरे हैं जो इनको एक्सप्लॉइट करते थे। ये मायोवाद का टिपिकल है कि आपने उनको आपस में क्लैश करते हुए दिखाना है, उनमें कोई सामंजस्य, उनमें कोई प्रेम भाव नहीं दिखाना है। फिर दूसरा काम क्या किया, अब ये तो आपने तोड़ ही दिया। दूसरा जो आपने सबसे बड़ा फ्रैक्चर क्रिएट किया वो है कि महिलाओं के साथ शोषण किया जाता था ताकि 50% तो वो भी अलग हो जाएं। फिर इसी किताब में पेज नंबर 61 पे यहां ये बात कर रहे हैं आज से लगभग 2500 साल पुरानी। उसमें क्या बता रहे हैं, अब ये 2500 साल पहले की जो आप बात करेंगे, जब हम मौर्य वंश की बात करते हैं, जब चाणक्य होते थे, उस समय हमारे देश में छोटे छोटे संघ होते थे जो पूरे डेमोक्रेटिकली काम करते थे कि सब लोग मिल के डिसीजन लिया जाता था, सभाएं होती थी। और ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया अभी जंगली जानवरों की तरह रहती थी, लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी थी तब भी। लिच्छवी गणराज्य का एग्जाम्पल शायद आपने सुना हो, उसकी बात करते हैं। अब उसमें भी ये क्या बता रहे हैं, गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। बहुत बढ़िया। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। फिर लास्ट में एक लाइन डाल दी, स्त्रियां, दास और कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो आपने जहां भी पॉजिटिव चीज आ रही है वहां पे ये नेगेटिविटी जानबूझ के इंसर्ट करनी है कि बच्चे कभी भी कॉन्फिडेंस ना गेन कर लें। पेज नंबर 72 आश्रम व्यवस्था की बात करें, जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। अब ये टिपिकल अब्राहमिक सोच है, ये टिपिकल ईसाई मिशनरियों वाली सोच है। यूरोप में क्या हुआ कि कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंट्स में लड़ाई होती थी। ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ इंग्लैंड में लड़ाई होती थी। कैथोलिक चर्च से लड़ने के बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया गया। तो इन्होंने एक ऐसी इमेज यहाँ भी क्रिएट कर दी कि जैन और बौद्ध धर्म जब पॉपुलर हो रहे थे, उस टाइम पे ब्राह्मणों ने आश्रमों का विकास किया। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो आश्रम व्यवस्था है ये आज से कम 6000 साल पुरानी तो है, जब से जो महाभारत टाइम से चली आती है। लेकिन क्योंकि झूठ बोलना है तो इस तरह से इसको डाल दिया। लेकिन आगे अगले पार्ट पे चलते हैं। इसमें फिर वो आते हैं कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के प्रायः
स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो एक बार फिर से छठी क्लास के बच्चे को वही सुई चुभ हुई जा रही है कि स्त्रियों के साथ शोषण होता था। स्पेशली जो बच्चियां पढ़ती होंगी इनको, उनके मन पे क्या असर पड़ता होगा। फिर आइए इसी क्लास की, छठी क्लास का ही पेज नंबर 128, लास्ट में 2 लाइनें हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। तो छठी क्लास के बच्चे के माइंड में और बच्चियों के माइंड में ये डाल दिया कि यहां पर स्त्रियों को वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था। इस तरह की घटिया परंपरा को तुम बिलोंग करते हो। फिर उसको और पक्का करने के लिए आगे चलते हैं। सामाजिक विषमताएं, कि समाज में जो विषमताएं हैं वो कैसे, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है कि जन्म के आधार पर था, लेकिन संभवतः डाल के इन्होंने बच्चों के माइंड में, अब ये छठी 7वीं क्लास का बच्चा ये एनालाइज नहीं करेगा कि संभवतः शब्द डाला हुआ है इसमें। ओके, अब ये तो हुआ जो एनसीईआरटी बताती है। अब इस देश के जो ग्रंथ है वो क्या बताते हैं वो हमें देखना चाहिए। और मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि मैं मनुस्मृति को कोट करूं। उसका रीजन क्या है कि इसको सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है और ये कहा जाता है कि सबसे घटिया किताब है। बाकियों को तो बाद में कोट करूंगा, इसलिए मैं इसमें से कोट करता हूं। मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 4, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वर्णा द्विजातया, कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजातीय हैं। द्विजातीय का अर्थ हुआ द्विज, द्विज यानी जिनका दोबारा जन्म हुआ है। अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हर बच्चा जब जन्म लेता है तो वो शूद्र होता है क्योंकि वो पढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, जो गुरुकुल में जाते हैं, अब उनका दूसरा जन्म होता है, तो वो अपने गुण कर्म स्वभाव अपनी इच्छा के अनुसार ब्राह्मण बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे या वैश्य बनेंगे। और जो पढ़ने आया ही नहीं है, उसका दूसरा जन्म नहीं हुआ, तो वो शूद्र रह जाएगा। ये शूद्र की कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब ये तो लेकिन मनुवाद की किताब है, तो इसको कैसे विश्वास कर लें। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है, वो है आज से लगभग 2300 साल पुराना। जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठते हैं तो एक ग्रीक एम्बेसडर आते हैं मेगस्थनीज, जो पाटलिपुत्र में आके स्टे करते हैं 12 साल के लिए, जिसे आज हम पटना कहते हैं, तब पाटलिपुत्र कहते थे। वहां रहकर वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है इंडिका। इस इंडिका किताब में वो क्या बताता है, वो यहाँ के सिस्टम को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर 7 तरह के लोग हैं। उसमें किसान बताए, हंटर बताए, अलग अलग बताए हैं। और सबसे ऊपर वो बताता है, वो वर्ड यूज कर रहा है सोफिस्ट, SOPHIST, सोफिस्ट, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। और फिर वो अपनी किताब के पेज नंबर 213 पे बताता है कि बाकी आपस में एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, कि जो बिजनेसमैन है वो किसान से शादी नहीं करता, किसान बिजनेसमैन से शादी नहीं करता, एक से दूसरे में नहीं जा सकते, कि जो किसान है वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता, बिजनेसमैन है वो किसान नहीं बन सकता। लेकिन लास्ट में वो क्या बताता है कि किसी भी क्लास का व्यक्ति यदि वो चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, सोफिस्ट बन सकता है, क्योंकि द लाइफ ऑफ अ सोफिस्ट इज अ टफेस्ट वन, कि जो ब्राह्मण का जीवन है वो सबसे कठिन है, क्योंकि उसको सिर्फ लोग दान देंगे, भिक्षा देंगे, उस पे वो उसको जीवित रहना होता है। तो एक तो यहां मनुस्मृति बता रही है कि शूद्र की कंसेप्ट उसने बता दी। देखिए ये जितने का सारे का सारा जो एक्सप्लॉइट करने वाला, शोषण करने वाला नैरेटिव है, उसका बेस क्या है? बेस है कि आपने किसी को जन्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया कि शूद्र के घर में जन्मा है इसलिए आप इसको शूद्र बोल रहे हो, गलत है।
मैं इसको 100% मानता हूं कि ये गलत है कि जन्म के आधार पर किसी बच्चे ने किस घर में जन्म ले लिया, इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है और उसे कभी भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहां पर मनुस्मृति ने क्लियर कर दिया कि पढ़ने लिखने का क्राइटेरिया है कि कौन शूद्र होगा कौन शूद्र नहीं होगा। तो यहां पर बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दूसरा, हिस्टोरिकल एविडेंस हमें मेगस्थनीज से मिल गया, वो बता रहा है कि कोई भी चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है। इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि विदेशी ब्राह्मण आए थे, उन्होंने कब्जा किया और वो यहां पर काबिज होकर बैठ गए, फिर अपने बच्चों को प्रोपेगेट करने लग गए। चलिए, मेगस्थनीज तो आज से 2300 साल पुराना था। कई लोग बोल देते हैं कि उसके बाद कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया। दूसरा जो एविडेंस हमें मिलता है वो है तुजुके जहांगीरी में से। जहांगीर ने एक किताब लिखी थी, आज से 400 साल पुरानी बात है केवल, जहां पर वो हिंदुओं का सिस्टम बता रहा है। अब जहांगीर तो कट्टर मुसलमान था, ना वो संगी था, ना वो आर्य समाजी था, ना वो भक्त था। वो क्या बताता है, वो सारा सिस्टम यहाँ पे जब एक्सप्लेन कर रहा है तो बताता है कि अगर ब्राह्मण के घर में भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे तब तक ब्राह्मण नहीं माना जाता जब तक कि वो गुरुकुल में जाके शिक्षा लेना शुरू नहीं कर देता। जो आपको ये क्लियर करता है कि यहां पर बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। देखिए, किसी ने कहीं पर किया हो, कोई इंडिविजुअल, कोई बीच में एक चोर उचक्का निकल जाए, 10 निकल जाए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सोसाइटी थी एज अ रूल, वो इसको बर्थ बेस्ड या जन्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती थी। जो रूल्स है वो वैसे नहीं थे। ये हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए फिर आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। अब फिर से बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने क्या किया, यहां पे एक्सप्लॉइट करके सबसे ऊपर चढ़ के बैठ गए और यहां के लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और मनुस्मृति को टूल बनाया। अब मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 8 है मेरे सामने, श्लोक नंबर 337 और 338। मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूं, केवल हिंदी पढ़ रहा हूं। ये मैं इसमें से ले रहा हूं जिसे विशुद्ध मनुस्मृति कहा जाता है। जो बुद्धि युक्त होते हुए भी चोरी करे, उस शूद्र को चोरी से 8 गुना दंड मिलना चाहिए। यानी अगर उसने 100 रुपए चुराए हैं तो उस पर 800 रुपए का फाइन लगेगा अगर वो शूद्र है तो। वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना अथवा 128 गुना दंड मिलना चाहिए। विच इज परफेक्टली वैलिड कि अगर आप ये बोलते हैं कि ब्राह्मण सबसे इंटेलिजेंट है तो सबसे ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है, और अगर जो ब्राह्मण है वो चोरी कर रहा है तो उसको तो सबसे कठोर दंड मिलना चाहिए, और यही मनुस्मृति में भी देखने को मिलता है। फिर मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 130, कैसे पहचाना जाएगा ब्राह्मण कौन है क्षत्रिय कौन है? क्या वो जन्म से होगा? ये क्लियर करता है, ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र आयु से वृद्ध होता है। तो जन्म के आधार पे कोई इंटेलिजेंस नहीं मानी जा रही, कोई क्वालिटी नहीं मानी जा रही। अगर उसमें वीरता है तो क्षत्रिय मानेंगे, वीरता नहीं है तो क्षत्रिय नहीं माना जाएगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। और कई बार लोग कोट मांगते हैं तो मैं एक बार फिर से मेगस्थनीज वाला कोट एग्जैक्ट पढ़ देता हूं, पेज नंबर 213 पे। इट इज परमिटेड दैट द सोफिस्ट ओनली बी फ्रॉम एनी कास्ट, फॉर द लाइफ ऑफ द सोफिस्ट इज नॉट एन ईजी वन बट द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। अब ये पता नहीं किस तरह के अत्याचारी थे ब्राह्मण, विदेशी आए, कब्जा किया और सबसे मुश्किल अपने ऊपर ले ली कि हम ना तो किसी से ज्यादा पैसे लेंगे, ना अपने जमीन पे कब्जा करेंगे, ना हमारे पास वेपन्स होंगे, सिर्फ हम दान पे रहेंगे।